नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और अब अपन चले हैं फिर से अगली क्लास की तरफ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ हवा पानी बदला हुआ सा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे हवा पानी, अपने को एक चीज ध्यान देना, मैंने आप लोगों को कहा कि हवा पानी, क्या कहा? कभी भी देखो कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया, मारवाड़ी में क्या देशावर और वो पाछो आ जाए, मन पूछे कि भाई पाछो क्या आयो के वो, तो क्या है, हवा पानी सूट कौन हुआ। यानी कि हवा पानी का मतलब क्या होता है? हवा और पानी, जल और वायु। ठीक है, जल और वायु, हवा यानी वायु और पानी यानी जल। यानी कि वहां के हवा पानी जलवायु कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है। तो इनसे संबंधित ये अपना पूरे जो है कॉमन टॉपिक है, सभी के अंदर ये चलता है। जलवायु टॉपिक जो है सभी एग्जाम में, तो जलवायु से रिलेटेड प्रश्न बड़े आते हैं, वर्गीकरण से रिलेटेड आते हैं, शब्दावली से रिलेटेड आते हैं, तापमान, आर्द्रता, विशेषताएं सब से रिलेटेड आते हैं। फिर एक प्रश्नों का लेवल चलता है कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, टी वार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण भी चलते हैं, सामान्य वर्गीकरण तो है ही, इसके अलावा ये वर्गीकरण भी चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्गीकरण अपने को पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ अपने जितनी जलवायु से संबंधित जानकारी है वो सारी जाननी है। जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ठीक है, और मौसम का प्रस्फोट क्या है, फिर अपने जो है वर्षा कैसे होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है अपन सब कुछ पढ़ेंगे। जहां से प्रश्न बनता है सभी अच्छी तरीके से याद होने वाला है। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो पहली स्लाइड माते चला। देखो, मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से हुई है। देखो समझना इन चीजों को, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हुई है मौसम से, जो अरबी भाषा का शब्द है। और इस मौसम शब्द का मतलब होता है हवाओं का अचानक पलटना। क्या मतलब होता है? हवाओं का अचानक पलटना। अब ये कैसे पड़ा? देखो, अरबी नाविक हुए थे, अरबी शब्द है तो अरब देश से जो है नाविक आते थे, वो समुद्री मार्ग से आते थे। मान लो अपने भारत आ गए या अपने कोई और दूसरी कंट्री में भी गए वो, तो अरबी जो है नाविक आते थे ना वो, तो उनको समुद्र में जो है बहुत सारी चीजों को जो है फेस करना पड़ता था। तो यानी कि चल रहे सीधे और एकदम से हवाएं पलट गई, तो फिर उनको काफी सारी तकलीफें होती थी। तो इन्होंने फिर उसको जो है शब्द दिया मौसम, और कि ये मौसम पलट गया, यानी कि फिर बना मौसम। मौसम अचानक बदल जाता है, तो वहीं से ये शब्द बना है हवाओं का अचानक पलटना, जो होता है अरबी भाषा में मौसम है। अब देखो, मानसून शब्द की जो खोज है वो भी अरबी नाविक ने ही की है। एक अरबी नाविक था, अरबी नाविक, जिसका नाम था हिप्पोलस। क्या नाम था? हिप्पोलस। इसने की है इस मानसून शब्द की खोज। ठीक है ना। और ये जो है अल मसूदी जो था, इसने सबसे पहले अध्ययन किया इन चीजों पे, जलवायु पे, मौसम पे, मानसून पे। अल मसूदी ने सबसे पहले अध्ययन किया। ये कुछ बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अपने देखो जलवायु से संबंधित कुछ शब्दावली चलती है, जिसमें एक तो होता है मौसम, एक होता है ऋतु, और एक होता है जलवायु। उनमें चीज सारी एक जैसी है, लेकिन समय का फर्क है। ठीक है, किसी मौसम के अंदर अपने क्या ध्यान रखेंगे पता है? मौसम के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ये जो होती है वायुमंडलीय दशा है। कैसी है? वायुमंडलीय दशा। वायु मंडलीय दशा का कुछ, क्या ध्यान रखोगे? वायुमंडलीय दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप, इसको क्या कहा जाएगा? मौसम। यानी कुछ समय है, मान लीजिए अभी जो है धूप निकली हुई है और घंटे पर बाद बाहर जाकर देखा बादल हो गए, बरसात हो गई, तो कुछ समय। अब कहते भी है ना लोग कि ऐसे क्या पलटते हो, मौसम की तरह। कहते हैं मौसम की तरह पलट गए। मौसम कभी भी पलट सकता है, इसीलिए नाम ये यहां से पड़ा है, हवाओं के अचानक से पलट जाना, तो मौसम है। यानी कुछ ही समय, दिन में 3 बार मौसम पलट सकता है, 5 बार पलट सकता है, 6 बार, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर देखो ऋतु। ऋतु क्या होता है? यहां पे वायुमंडलीय दशा का ये सब सेम रखना है आपको। यहां पे होता है कुछ माह का, कुछ माह का सम्मिलित
रूप। वो होता है ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की टाइम है, शीत ऋतु, ठीक है। और ये होता कहां है, एक निश्चित क्षेत्र में उस वायुमंडलीय दशा का, ये ध्यान रखना सभी जगह का अलग अलग होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो होता है कुछ महीनों का आ गया तो ऋतु हो गया। और यहां पे आ जाएगा जलवायु के अंदर कुछ साल, क्या आ जाएगा, कुछ साल का, यानी कुछ साल में भी लगभग जो है आप मान के चलो 30 से 35 वर्ष, कि वहां 30 से 35 वर्ष जो है कैसी वायुमंडलीय दशा रहती है, कुछ साल का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप किसका, वायुमंडलीय दशा का सम्मिलित रूप, ये होता है जलवायु। अब आपको कोई पूछ ले कि भाई मौसम के अंदर, ऋतु के अंदर या जलवायु के अंदर क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए मौसम जो है एक दिन में 4 बार बदल सकता है, ऋतु नहीं बदल सकती एक दिन में 4 बार। ऋतु जो है एक साल में 4 बार बदल सकती है, 6 बार बदल सकती है, ठीक है, षड ऋतु पड़ते भी है। जलवायु एक साल में भी नहीं बदल सकती, जलवायु जो है 30-40 साल में बदल सकती है। ये होता है मेन अंतर। यदि ये समझा है आपने, इसको कहते हैं कंसेप्ट, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है बेटा। ले स्क्रीनशॉट, पछे आगे बढ़ा। चलिए अब देखो अपने मेन जो प्रश्न बनते हैं फैक्ट पे आधारित, उन पे अपन चल रहे हैं अब, ठीक है। अब चल रहे हैं फैक्ट पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं। देखो राजस्थान की जलवायु कैसी, भारत की पूछे तो उष्ण जलवायु है, कर्क रेखा निकलती है इसलिए उष्ण है। राजस्थान की जलवायु पूछते हैं आप लोगों को, ध्यान रखना उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। अब उपोष्ण है, उष्ण भी आप कह सकते हो, लेकिन उष्ण जलवायु स्पेशली कहां होगी, जहां से अपने कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। उष्ण स्पेशली कहां होगी, जहां से कर्क रेखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। उपोष्ण जलवायु याद रखो, ये सही है, ठीक है। अब देखो आर्द्रता किसे कहते हैं, यहां पे आर्द्रता लिखा है, यानी कि कोई आर्द्रता कहते किसे हैं वो ध्यान में रखना है। तो आर्द्रता क्या होता है कि सर्दियों के समय, क्या ध्यान रखोगे, नहीं आर्द्रता होती है आपने हवा में मौजूद नमी, क्या होती है, हवा में मौजूद नमी। भाई नमी होगी वही तो आर्द्रता है। बरसात के समय देख लो, बरसात नहीं भी होगी ना तो भी एक पापड़ सेक के रखना, 10 मिनट 15 मिनट बाद वो पापड़ जो है लूला हो जाएगा, लूला समझो ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसको समेट के जेब में तो दो रुमाल की तरह। नमक होगा, नमक के अंदर पानी हो जाता है, नमक पूरा सा सेंधा हो जाता है ऐसा। तो ये होते हैं किस कारण है, ये हवा में मौजूद नमी के कारण, जिसको कहा जाता है आर्द्रता। क्या कहा जाता है, आर्द्रता। और ओस क्या है, ओस है आप लोगों के सर्दियों में रात्रि के समय जो जल वाष्प की बूंदे होती है ना, क्या ध्यान रखोगे, सर्दियों में रात्रि के समय होगी ओस, दिन में नहीं होगी, क्योंकि दिन में धूप से सूख जाती है। सर्दियों में रात्रि के समय जल वाष्प का पानी में बदल जाना, पानी की छोटी छोटी बूंदे, शबनम कहते हैं जिसको उर्दू में, क्या बोलते हैं, शबनम। आप लोगों ने यदि इरफान पठान की और कमेंट्री सुनी हो मैच देखते देखते, तो ये कहता है अभी शबनम आ जाएगी फिर कैसे खेलोगे, मतलब शबनम कोई लुगाई ही नहीं है, शबनम है ओस की बूंदे, ठीक है। जल वाष्प का पानी में बदल जाना, में बदल जाना, ठीक है। ये आएगी आपके ओस की बूंदे, छोटी छोटी जो पत्तियों पे अपन को जमी हुई दिखती है। अपने क्रिकेट मैच देखते हैं वो सभी जानते हैं कि ओस क्या है, ठीक है। वैसे दूसरे भी जानते हैं, नहीं देखते वो भी जानते ही है, ठीक है। पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाना। फिर अपने देखो धुंध और कोहरा, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। धुंध में भी देखो जल वाष्प होती है, क्या होती है, जल वाष्प होती है, प्लस इसके अंदर क्या हो जाता है, धूल के कण यदि मिल जाए, क्या धूल के कण मिल जाए तो वो हो जाते धुंध में बदल जाते हैं, ठीक है। और कोहरे के अंदर क्या होता है, कोहरे में देखो जल वाष्प होती है, जल वाष्प होती है, प्लस धूल के कण भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, प्लस इसके अंदर क्या मिल जाता है, धुआं, क्या धुआं। इसलिए देखना पॉल्यूशन वाली सिटी में कोहरा ज्यादा होता है, ये धुंध है, ये कोहरा है। धुंध जो है प्राकृतिक स्थलों पे होती है, जहां पे वनस्पति ज्यादा है वहां धुंध होगी, क्योंकि धूल के कण तो सभी जगह मौजूद है। कोहरा है ना ज्यादातर जो है आपके मेट्रो सिटीज के अंदर होता है, क्योंकि वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो धुआं मिल जाता है। धुंध के अंदर जो है विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, ज्यादा आदमी दूर तक देख पाता है, लेकिन कोहरे में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता, विजिबिलिटी हो जाती है कम। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब जलवाष्प और धूल के कण है तो वो धुंध कहलाएगी, ठीक है ना। और कोहरा
जब इसके अंदर धुआं भी मिल जाएगा, और ये घातक है, ये जो है घातक है। इसलिए दिल्ली वगैरह में देखना कई बार रात सुबह के जो है 11-12 बजे तक भी जो है ये कोहरा रहता ही है, कई ट्रेनें लेट हो जाती है। अभी सर्दियों में बहुत ये चीजें हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि तुषारापात क्या है। तुषारापात जिसको पाला पड़ना भी कहते हैं, ये क्या होती है? जब ये ओस की बूंदे है ना, जब ओस का बर्फ में बदल जाना, ओस का बर्फ में बदल जाना, बदल जाना, ये क्या कहलाएगा? तुषारापात कहते हैं। पाला पड़ गया, ये फसलों के लिए सबसे घातक होता है। जब ओस की बूंदे होती है, ओस की बूंदे इतनी घातक नहीं होती, लेकिन वो बर्फ में बदल जाती है, पाला पड़ता है ना, तो फसलों के लिए बहुत खराबी होती है, घातक होता है। ये ध्यान रखनी है अपने को चीजें, ठीक है। ये क्या है? ये सारा कंसेप्ट है आप लोगों के, तो आप लोग जो है आगे कहीं भी नहीं अटकोगे, न सिर्फ सिलेक्शन लेने में, बल्कि आप लोग पढ़ाने चले जाओ तो भी आप अटकोगे नहीं। ये ले स्क्रीनशॉट। एक चीज ध्यान रखना, अपने जो डिजाइनर है, एडिटर, उनका एक चैनल है जीजीडी इनसाइड स्टोरी। क्या है? इनसाइड स्टोरी। उस पे एक्चुअली आप लोगों को इनसाइड कवरेज ही मिलती है, जैसे कहीं गए हैं, कुछ एक्टिविटी है, कोई मिलने आए हैं, कहीं क्या है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो, क्योंकि स्टूडेंट जो जुड़े होते हैं ना, टच में रहते हैं, तो उस पे वो डालते हैं। अभी इनकी ये जो इनसाइड स्टोरी वाला चैनल है ना, इसकी मेल आईडी हो गई है हैक, मेल आईडी हैक हो गई है। तो अब वो बनाएंगे एक नया चैनल, जिसका मैं लिंक डालूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जो नया चैनल बनेगा उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। अभी जो जीजीडी इनसाइड स्टोरी है उसका एक्सेस है पास में, लेकिन वो जो मेल आईडी है ना, उसका एक्सेस नहीं है, तो उस पे जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशान हुए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो जो है रिकवर नहीं हो रहा है। तो अब नाम इसका यही रखेंगे, उस चैनल का भी, जीजीडी इनसाइड स्टोरी, लेकिन आपको लिंक जो है टेलीग्राम पे डालेंगे, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी जुड़े हुए हैं वो उनसे जुड़ जाए, और जो जीजीडी से जुड़े हुए हैं वो इस ऑफिशियल फैन पेज है, ये एक तरह का जीजीडी इनसाइड स्टोरी नाम से ऑफिशियल फैन पेज है, उस पे आप लोगों को जुड़ के सब्सक्राइब कर देना है। और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों की अनदेखी होती है, अनछुई होती है, वो सब जो है आप लोगों के टच में रहता है, बॉन्डिंग बढ़ती है उससे, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बीच में आप लोगों को जानकारी दी है, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है। चलिए मैं लिंक दे दूंगा इसका टेलीग्राम पे, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ले इसका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भाई जलवायु है, हवा पानी है, कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगा, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपने को समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने ये देखो कि राजस्थान है ना, डायरेक्ट समुद्र के टच में नहीं है, ठीक है। एक तो क्या है, अपने कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है। एक तो क्या है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और एक है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये पहले समझ लो। अब ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? अरब सागर का, अरब सागर। इस तरफ अपने अरब सागर है भारत के, और उस तरफ है बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर के देखो, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, ये जैसे कि मुंह खोला हुआ है किसी जानवर ने, है इस तरीके का क्षेत्र है। तो ये इसके अंदर जो ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आप लोगों के कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ खंबात कहलाता है, ये है आप लोगों की खंबात की खाड़ी। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चों को ध्यान नहीं होता, वो एक ही समझते हैं कि ये एक ही है, एक नहीं है। ये कच्छ है, कच्छ वाला क्षेत्र है, ये खंबात वाला क्षेत्र है, ये दोनों अरब सागर का ही हिस्सा है। लेकिन इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये अपने खंबात की खाड़ी कहलाता है, ये कहलाता है कच्छ का रण। इसका इस तरफ वाला क्षेत्र, ये जो कच्छ जिला भी है यहाँ पे, ये इसका ये मरुस्थली जो भाग है, ये कच्छ का रण कहलाता है, और ये जो है आप लोगों के कच्छ की खाड़ी कहलाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है दोनों ही, ठीक है ना। अब देखो, ये राजस्थान से ज्यादा पास पड़ती है कच्छ का रण, यहाँ पे अपन देखेंगे भी कच्छ की खाड़ी जो है ये 225 किलोमीटर ही है, और खंबात की खाड़ी जो है वो 275 है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने समझाया कि खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है अपने ये राजस्थान से दूर, और कच्छ की खाड़ी जो है वो 225 किलोमीटर दूर है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा कि होशियार टाबरा ये दोनों आपस में जोड़ लियो, ठीक है। और जबकि कर्नों के आपस में बतायो कि अरब सागर जो है वो अपार है 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये कच्छ का रण और ये सारे, अब यहां से सीधी दूरी अरब सागर की निकाले
वो अपने 400 किलोमीटर। वो उन्होंने क्या किया, होशियार टावर होते हैं ना, इसको और इसको जोड़ दिया और क्या गुरुजी 400 हल हो रही हो तो इसको और इसको जोड़ने की कहां आवश्यकता है, दोनों सेपरेट है ना, इनको और इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, दोनों सेपरेट है, 2 जिस्म एक जान नहीं हो सकती, दोनों जिस्म अलग है, दोनों जान अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज दोनों ही अलग है थे, मतलब जोड़ दो पच के गुरुजी नहीं हो, अरे हुई कटूं टाबर जने तो कहना पड़ा टाबर, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जहां पे ठोकरें लगती है वो हम पहले ही बता देते हैं, ठोकर खाओ अपाड़ा खाओ बींगे बाद में भी पूछो गुरुजी नहीं हो रही हो क्या करा, अरे हुई कटूं काली जालर बिने के थाने नहीं को वो जी को जोड़े नहीं बिन को, जटे जोड़नो जटे गुणा करनो बड़ी करनो हर जगह नहीं जुड़े, ठीक है। चलिए देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहली चीज अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। यह प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु का है जो प्रभावित करता है या नहीं करता है, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, कूट वाले बन जाते हैं। तो देखो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आप लोग ही दिमाग लगाओ क्या करेगी, बिल्कुल करेगी। ये विषुवत रेखा है, इसके इस तरफ चलते जाओ, आप लोगों के जो है तापमान में कमी होगी, बर्फ जमती जाएगी तो प्रभावित करेगी, बिल्कुल ही करेगी। देशांतरीय स्थिति भी करेगी, सूरज की किरणें जो है किस तरफ अपने जो है जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं तो फिर वहां पे भी जो है प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल ही आप लोगों के प्रभावित करेगी। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा, अब बताओ ये प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अरावली पर्वत जो है इस दिशा में बढ़ रहा है, इसमें बरसात में अपन बिल्कुल बढ़ेंगे। अब अरब सागरीय जो है मानसून उठता है, ठीक है, उसमें भी जो है अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून है, अब वो अरब सागर का मानसून अलग आता है, अपने बंगाल की खाड़ी का अलग आता है। अरब सागरीय मानसून आता है, ये ऐसे दन दनाता हुआ चला जाता है, अरावली जो है इसको टाटा बाय बाय कर देती है, बीच में रोकती नहीं है, ठीक है। और यहां से जो बंगाल की खाड़ी का आता है तो अरावली कहती है जाता किधर है, ए भैया कह रोक यहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आडी काल दे, और यहाँ पे फिर इसको बरसना पड़ता है कि पहले खाली कर जितना माल लाया है उसके बाद में आगे जाना है, तो प्रभावित अरावली करती है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। थार मरुस्थल का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मरुस्थली भाग है, वनस्पति नहीं होती, वनस्पति नहीं होने से वर्षा कम होती है, शुष्कता रहती है, गर्मी रहती है, गर्मी रहती है, जलवायु प्रभावित होगी, हो गई। समुद्र तट से दूरी करेगी प्रभावित, क्योंकि देखना समुद्री तट के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहां उमस रहती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उमस रहती है, मौसम ऐसा होता है चिपचिपा बिल्कुल से, मतलब वहां के तो मतलब जीवन ऐसा होता है ना, उनको सर्दी गर्मी का कोई मजा ही नहीं आता, सिर्फ उमस ही रहती है हमेशा, ठीक है। अपने तो जैसे मतलब गए हो ना तो भागने की करते हैं वापस कब जाए, क्योंकि उमस वाला मौसम किसी को पसंद नहीं आता है, तो ये यहाँ पे दूरी प्रभावित करती है। अब देखो बंगाल की खाड़ी से दूरी राजस्थान की बहुत है, 2900 किलोमीटर है, क्योंकि वो कहां है, कोलकाता बंगाल की तरफ है, और ये अरब सागर से कम है, 400 किलोमीटर ही है। इसके भी 2 भाग है, जिसमें 275 किलोमीटर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर, और दोनों ही चीजें मैंने आपको मैप से क्लियर कर दी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये चीजें समझने की है। हाँ, ध्यान जो है यही, तुम पता है मुझे जब क्लास प्रीमियर पे चलती है ना तो कोई पुष्पा को ढूंढता है, कोई पुष्पा को ढूंढती है, ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तुम्हारा पुष्पा मैं ही हूं, ठीक है, हाँ सिखाऊंगा मैं, पार लगाऊंगा मैं। और आजकल वो मन में मत रखना झुकेगा नहीं साला, झुकना तो चाहिए वैसे समय समय में, क्या है, क्योंकि घास के अंदर देखो झुकने की प्रवृत्ति होती है, तो वो जो है कैसा भी तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए वो टूटती नहीं है, और जो झुकेगा नहीं तो फिर वो टूटेगा। तो देखो पिक्चरें देखो जरूर, लेकिन जो है उसको बिल्कुल जो आत्मसात करने वाली सारी नहीं होती चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, धरातल की ऊंचाई प्रभावित करेगी, मुझे बताओ, तो धरातल की ऊंचाई करेगी, क्योंकि ऊंचाई पे जितने जाओगे उतनी जो है तापमान में गिरावट आएगी। 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, ठीक है, तो ये प्रभावित करेगी। मानसून और चक्रवात सीधी बात है, मानसून चक्रवात तो डायरेक्ट प्रभावित करे कि चक्रवात आएगी, तूफान आएगी, मौसम बिल्कुल चेंज, ठीक है, प्रभावित करती है। वनस्पति और मृदा ये भी करती है, क्योंकि जहां मृदा अच्छी होगी वहां वनस्पति अच्छी होगी, और वनस्पति अच्छी होने पे बरसात ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा को आकर्षित करती है, वनस्पति ज्यादा होने से जो है ठंडक भी रहती है, तो ये भी प्रभावित करती है। धरातल और उच्चावच ये प्रभावित करते हैं बिल्कुल, क्योंकि धरातल और उच्चावच से क्या है, वही ऊंचाई और वो वाला बैठ जाता है। जहां पे मान लीजिए कि रेत है ज्यादा, तो रेत की प्रकृति क्या होती है, गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, जैसे जैसलमेर हो गया,
ठीक है, वहां पे ये फलोदी हो गई ये, और पत्थर है, पहाड़ है, तो वो भी देखो गर्म होते हैं, तो उससे हीट जो है ज्यादा निकलती है, तो ये भी प्रभावित आप लोगों के करते हैं। ये समझनी सारी चीजें जरूरी थी, बाकी याद आपको सीधे सीधे कारण ही ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब जलवायु की विशेषताएं, अपने राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, अपने अभी बड़ा उपोष्ण है, और यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले की देखोगे तो कैसी है, जहां से अपने कर्क रेखा गुजरती है वो है उष्ण। यानी अपने राजस्थान के अंदर ज्यादातर जो है जलवायु वो शुष्कता लिए हुए है, क्योंकि अरावली के इधर इधर अपन देख लो पश्चिम की साइड, यहाँ वर्षा कम होती है, शुष्कता ज्यादा है, तो अपने यहाँ की प्रधानता क्या है, शुष्कता की प्रधानता है। सामयिक और अपर्याप्त वर्षा है अपने यहाँ। देखो ज्यादातर पिक्चरों में भी आप देखोगे ना, तो राजस्थान का जहां पे चित्रण करेंगे तो वो ऐसे ही बताएंगे, दोहरे हैं और पानी की कमी है वगैरह ये। हालांकि आजकल तो जो है परिवर्तन हुआ है, पिक्चरों के अंदर बात करूं, यहाँ पे तो और भी चीजें हैं, लेकिन वो बताते नहीं थे, फिल्मांकन करते नहीं थे। अब तो वो भी फिल्मांकन भी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे जो है सामयिक वर्षा या अपर्याप्त वर्षा होती, जितनी चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार उतनी होती नहीं है। और सामयिक है, सामयिक का मतलब है कि हो भी जाए नहीं भी हो। अपने यहाँ पे कृषि को इसलिए मानसून का जुआ भी कहा गया, मानसून आई तो होगी अच्छी कृषि, नहीं आई तो नहीं हुई। वर्षा की असमानता ये वही कारण है। तापमान की अतिशयता है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है अपने यहाँ, ठीक है, और जैसे चूरू वगैरह जाओगे तो ठंड के समय में ठंडे भी बहुत ज्यादा होंगे, तो अतिशयताएं हैं। भिन्न जलवायु प्रदेश है, तो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। उत्तर की तरफ चले जाओ श्रीगंगानगर वगैरह, तो वहां पे क्या होगा, ठंडक ज्यादा देखने को मिलेगी। पश्चिम की तरफ चले जाओ शुष्कता ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने दक्षिण पूर्व की तरफ चले जाओ आर्द्रता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या है, भिन्न जलवायु प्रदेश यहाँ पे अपने पाए जाते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं अपने जलवायु की, ठीक है। अपने यहाँ राजस्थान जो जलवायु पाई जाती है राजस्थान के अंदर उसकी, और आप लोगों को एग्जाम में ये सीधे पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी चीजें जो है डायरेक्ट पूछते हैं और कंसेप्ट वाले सवाल बनते हैं इनसे, इसलिए मैं पहले इनको समझाया आप लोगों को। ये समझ में आ गई तो फिर अपने को गाड़ी आगे अटकने वाली नहीं है। लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरा, अब देखो बेटा आगे राजस्थान में तापमान, टेम्परेचर, अपने ज्यादातर यही समझ लेते हैं कि जलवायु यानी टेम्परेचर ही पढ़ना है, ऐसे ही नहीं होता। जलवायु यानी कि टेम्परेचर भी पढ़ना है, आर्द्रता भी पढ़नी है, वर्षा भी पढ़नी है, विभिन्न वर्गीकरण भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अपने सबसे पहले ध्यान रखो तापमान मापने का यंत्र क्या है, तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। थर्मामीटर क्या है, तापमान मापने का यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, देखो चाहे 41 जिले हो, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, चाहे 75 हो, कितने ही हो, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला जो है ना वो चूरू है। कौन सा है, सर्वाधिक गर्म जिला राजस्थान का कौन सा है, चूरू है, क्योंकि ये गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, वो भी आप लोगों के चूरू है। क्या सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, ये भी आप लोगों के चूरू ही है, क्योंकि ये गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा रहता है, तो देखो जेठ महीने री गर्मी हर कोई सहन निवे, तो जून जो है सबसे गर्म रहता है। सर्वाधिक ठंडा महीना अभी जो चल रहा है वही है, देख लो शीतकालीन अवकाश बढ़ाने पड़ते हैं ना, जनवरी में ही बढ़ाने पड़ते हैं। शीतलहर का प्रकोप सबसे ज्यादा जनवरी में ही होता है। सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे, स्थान जिला नहीं, स्थान स्थान पूछे तो ध्यान रखना फलोदी, ठीक है। स्थान पूछे तो फलोदी। सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू आप लोगों के सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ऊंचाई पे बहुत है, अपने हिल स्टेशन है ना। राजस्थान का तो शिमला है। अब देखो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां होता है, क्या आपने ध्यान रखना है, ये तो सारी चीजें हैं सामान्य। अब वार्षिक तापांतर आप समझ लो कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वो कहां पे, देखो वार्षिक और दैनिक अलग अलग चलेगा, ये पहले चीज ध्यान में रखनी है अपने को कि वार्षिक और दैनिक जो है अलग अलग चलेगा। वार्षिक का मतलब है वर्ष का तापमान, यानी कि सर्दी में जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म। तो चूरू को अपन ने पढ़ा है, इसके लिए क्या पढ़ा है, चूरू अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो है सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म रहता है।
सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ है? तो डूंगरपुर। अब ये किस लिए है ये भी समझ लो, क्योंकि यहां से अपने निकलती कर्क रेखा, तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण, यानी कि एक तरीके से विषुवत रेखा पे कैसी उमस वाली होती है ना, वैसे यहाँ की जलवायु उष्ण। तो यहाँ पे तापांतर के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं, ताप के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी कि दिन में तो हो जाए बहुत ज्यादा गर्म और रात में हो जाए बहुत ज्यादा ठंडा, वो प्रकृति होती है रेत की। तो ये होगा आप लोगों के जैसलमेर। ये क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है। अब देखो सबसे कम दैनिक तापांतर, न्यूनतम के अंदर आप लोगों को डूंगरपुर ही ध्यान में रखना है, डूंगरपुर ही ध्यान में रखना है। और औसत वार्षिक तापमान कितना है राजस्थान का? 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें तापमान से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट। सर्वाधिक अपने वार्षिक तापांतर चूरू, एक तो ये ध्यान रखना है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू, और एक ध्यान रखना सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी ही रखनी है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब जो है अपने आर्द्रता की तरफ चलते हैं। आर्द्रता क्या है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, हवा में मौजूद नमी, हवा में मौजूद नमी है। अब देखो आर्द्रता माप, जैसे टेम्परेचर का अपन ने पढ़ा कि थर्मामीटर है, तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र है इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर। इसको क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर। एक वाष्पोत्सर्जन मापने का भी यंत्र होता है जो पोटोमीटर होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र जिला राजस्थान का कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ इसलिए है क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यदि किस जिले में होती है पूछे तो झालावाड़ के अंदर ही, तो नमी ज्यादा होगी। ठीक है, तो न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा है? वो जैसलमेर है, क्योंकि जैसलमेर में शुष्कता बहुत रहती है। ठीक है, तो आर्द्रता कम होगी। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? फिर आप लोगों के माउंट आबू। माउंट आबू क्यों है? क्योंकि माउंट आबू में वर्षा ज्यादा होती है। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है? फिर आप लोगों के फलोदी, फलोदी, क्योंकि सर्वाधिक शुष्क स्थान भी फलोदी ही है। सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? अब देखो क्या होता है कि जून जुलाई में बरसात स्टार्ट होती है, अब जुलाई में भी हुई, अगस्त में भी हुई, तो आर्द्रता ज्यादा जो है ना वो अगस्त में जाके होती है। तो सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? वो अगस्त है। सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त रहता है। और न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है? वो आप लोगों के सर्दी जब कम पड़ने लग जाती है और अपने होली वोली निकल जाती है, उसके बाद में आता है अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल महीना सबसे न्यूनतम आर्द्र महीना होता है। बात करें अपन सर्वाधिक आर्द्र संभाग की, तो जहां जिन जिलों में वर्षा ज्यादा होगी वही आर्द्रता ज्यादा लेंगे। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग जो है वो आप लोगों के कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है? कोटा। और न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है? तो वो जोधपुर है, क्योंकि जोधपुर के अंदर ही अपने जैसलमेर है, अपने फलोदी है, सारे के सारे इसके अंदर ही है। तो न्यूनतम आर्द्र संभाग ये है। सर्वाधिक आर्द्रता का समय, यानी कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होती है? तो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा जो आर्द्रता है वो आप लोगों की सुबह 5 बजे होती है। कब होती है? सुबह 5 बजे है टाब्रो। सुबह 5 बजे जो है वो सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है। मतलब आप बाहर निकल जाओ तो सुबह 5 बजे भीग के ही अंदर आओगे, ऐसा नहीं होता है। ठंड लगेगी वो बात अलग है, आर्द्रता होती है वो बात अलग होता है। न्यूनतम आर्द्रता का समय कौन सा है? तो ये दोपहर 3 बजे जो है ना वो आप लोगों के आर्द्रता सबसे कम होती है इसमें। अब देखो शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? अब शीतकाल में आर्द्र जिला सर्वाधिक वो कौन सा होगा? जहां पे मावठ यानी कि शीतकालीन वर्षा ज्यादा होगी, और वो है आप लोगों के श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। अब ये सारी चीजें जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पूछता है एग्जामिनर, सारी की सारी पूछता है। तो अपने 1% भी यहां पे लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या है राजस्थान में जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अंदर, यानी कि सामान्य वर्गीकरण, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण।
इसमें क्या होता है, सीधा सीधा आप लोगों को पूछे कि राजस्थान के जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण जो है ना, मैंने मैप भी शामिल किया है अपने आगे। ठीक है, कि 5 भागों में इसको बांटा गया है। अब इसमें से क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये भी इसके अंदर ही, 5वें के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हो। अब देखो, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के 5 भाग हैं। सबसे पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि सबसे पश्चिम में जाना है, राजस्थान के सबसे पश्चिम में जाना है अपने शुष्क जलवायु प्रदेश ये है। ठीक है, अब शुष्क जलवायु प्रदेश नंबर 1 लगा दिया मैंने, तो अपने ध्यान रखना औसत वर्षा है ना यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 मात्र। तापमान गर्मियों में 35 से 45 डिग्री रहता है, सर्दियों में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अंदर वनस्पति जो है वो कांटेदार होती है, यानी कि मरुद्भिद वनस्पति, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मरुद्भिद वनस्पति इसके अंदर होती है। ठीक है, जीरोफाइट्स बोला जाता है जिसे। अब देखो इसमें जिले कौन कौन से? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर का पश्चिमी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग है। अब आप लोगों को क्या गुरुजी इसमें नए जिलों के अनुसार, तो इसके अंदर फलोदी भी आएगा आप लोगों के। ठीक है, इसके अंदर बालोतरा भी आएगा आप लोगों के। तो ये आप लोग और इसके साथ में ध्यान में रखना है। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ये देखो नंबर 2 लगाया है, ये है आप लोगों के अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखो औसत वर्षा फिर 20 से बढ़ा तो 20 से 40, तापमान गर्मियों के अंदर 32 से 36, सर्दियों के अंदर 10 से 17 है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति कैसी होती है? कांटेदार होती है, यहाँ पे भी जीरोफाइट से कह सकते हो, लेकिन घास की अधिकता होती है, प्रोटीन युक्त घासें ज्यादा होती है। और क्या ध्यान रखोगे? क्षेत्र कौन कौन से? सीकर है, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्र इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नंबर 3 है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये अरावली के अंदर अपन ने ध्यान दिया हो आपने, तो पढ़ा था कि इसकी जलवायु कैसी है? उपाद्र है। ठीक है, ये नंबर 3 जो है ये मध्य है, उपाद्र है। औसत वर्षा देखो 40 से 60 सेंटीमीटर तक, तापमान 28 से 32 डिग्री हो जाता है गर्मियों में, सर्दियों में 12 से 18 रहता है। वनस्पति यहाँ पे पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, इसको स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, स्टेपी वनस्पति भी कहते हैं, स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, जो अपने उपाद्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जिले आपके जयपुर, नागौर, पाली, जालोर। अब इसके अलावा इसके साथ साथ जितने जिले लगते हैं वो भी है, जैसे कि डीडवाना, कुचामन भी इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को। जयपुर आया तो कोटपुतली, बहरोड भी ध्यान रखना है। ठीक है, पाली आया तो ब्यावर भी ध्यान रखना है, जालोर वगैरह ये आते हैं। ठीक है, फिर आगे अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि अब आ जाएगा मैदानी भाग। आर्द्र जलवायु ये देखो नंबर 4। ठीक है, ये नंबर 4 ये आ जाएगा अपने मैदानी भाग। इसमें देखो वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, तापमान 32 से 36, सर्दियों में 10 से 17 ही है। यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी मिश्रित सघन पतझड़ वन पाए जाएंगे। ठीक है, और आ जाएंगे भरतपुर, यानी कि डीग भी आया। ठीक है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, यानी कि खैरथल, तिजारा भी आएगा। ठीक है, और कोटपुतली, बहरोड भी आएगा। इसके अंदर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। कोटा, बूंदी वगैरह इसका कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 5 है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो ये वाला है। एक तो ये देखो कोटा बूंदी अपन ने इसमें भी पढ़ा, इसमें भी आएगा, यानी कि हाडोती के पठार वाला पठारी क्षेत्र जितना है वो नंबर 5 के अंदर आ जाएगा। इसमें देखो ये जलवायु जो है सर्वाधिक कहां होती है? झालावाड़, माउंट आबू। एक तो माउंट आबू में भी ज्यादा होती है, क्योंकि अति आर्द्र की बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा आर्द्रता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्द्रता। मान लीजिए कि 40 दिन वर्षा हो रही है झालावाड़ में, तो माउंट आबू में 48 दिन होती है। इतना मतलब माउंट आबू और भी आर्द्र है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, औसत वर्षा 80 से 120 और माउंट आबू में तो 150 तक चली जाती है सेंटीमीटर में। तापमान गर्मियों में 30 से 38 और सर्दियों में 12 से 18, और यदि शीतकाल में देखोगे तो माउंट आबू का तो माइनस में भी जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अपने ये वाली है, यहाँ पे सिरोही वगैरह आ गई अपने, तो माउंट आबू का है, सिरोही के अंदर है। ठीक है, माउंट आबू का है, सिरोही के अंदर। ले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सामान्य वर्गीकरण है, इसका लो स्क्रीनशॉट, एक इसका भी लो, मैप का भी ध्यान रहे आपको। ये पांचों जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा वही इस मैप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो वर्गीकरण है जो अपन ने सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में पढ़ा है, वो आपको इस मैप में ध्यान में रखना है। ठीक है टाबरो, अच्छा चलिए इसी के साथ
अपने जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के आप लोग एक चीज नोट करना कि जब अपनी क्लास शुरू हो जाए, 1-2 मिनट का जो है अपने संबोधन हो गया, उसके बाद जब क्लास शुरू हो जाए किसी भी टीचर की, ठीक है, न सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं, अपने यहां से पढ़ाने वाले किसी भी टीचर की, तो उसके बाद में इधर उधर की कोई बात नहीं होती। यदि कोई मजाक या हंसी बाजी बात भी कर रहे तो वो भी क्लास से रिलेटेड होगी। और ये पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। यदि पढ़ना ही है, यूट्यूब पे पढ़ना है आप लोगों को, तो अपलोड क्लास पढ़ो। लाइव में क्या हता ही ज्यादा है, मैं भी दी लाइव, खासी दी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो वो लाइव का ठीक भी रहता है, लेकिन अपलोड क्लास का जो मजा है ना, वो मजा और कहीं नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस होता है। तो पढ़ने पे ध्यान देना, इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना इंफॉर्मेशन, ठीक है, सभी साथियों तक। और ये सारी सूचनाएं आप लोगों को दे रखी है, बार बार बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टाइम मत निर्णय, मतलब सफलता आप लोगों के हाथ में, ठीक है। तो बढ़िया, अपन मिलते हैं साथियों फिर से अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।